नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इग्नो फेयर पे। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 के पेपर का एनालिसिस चल रहा है। यूपीपीसीएस के पेपर 2023 2022 के पेपर का एनालिसिस पहले किया जा चुका है। आपको पूरा पीडीएफ सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अभी ये क्लास आपकी यूपीपीसीएस आरओ या किसी अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पेपर के एनालिसिस में हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं और सारी चीजों को हम करंट अफेयर के साथ रिलेट करके आपको बताते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा सहायता हो सके। तो कल की क्लास का सबसे आखिरी सवाल था कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। तो इसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 321 अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो इस तरह के एक्सटेंशन दे सकता है, उसके फंक्शंस को एक्सटेंशन दे सकता है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। ठीक है, ऐसा 321 ने क्या किया है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी हुई है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, और देखता हूं कि कितनी जल्दी आप इसके बारे में बता पाते हैं, उसको देखते हुए हम आगे बात बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का देखिए ये मैप है, और आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको देखने से भी पता चल जाएगा, अगर क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं पूछा है, अगर आपको मैप थोड़ा सा ध्यान है तो मैप को देखते हुए भी आप इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो जिला है ये आपका हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ के अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ये वाला जो जिला है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हाथरस है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा मैप, ये हापुड़ हो गया, ये हाथरस हो गया, और हाथरस के अलावा अगर मैं हमीरपुर की बात करूंगा तो ये हमीरपुर है, ये वाला, देखिए। ठीक है, अब हमीरपुर के बाद में ये हरदोई। देखिए बहुत ध्यान से, आप अगर मैप जरा सा भी आपको याद है और ध्यान है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इन दिए हुए विकल्पों में कौन सा है, हापुड़। और हापुड़ की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल एरिया 660 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है जो लखीमपुर खीरी, जो 6680 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा, जो मतलब उसमें खैर सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा और साथ में सबसे बड़ा, ठीक है, जो लखीमपुर खीरी है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में अगर टोटल कितने जिले हैं, टोटल 75 जिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। 75 जिलों के अलावा अगर मैं तहसीलों की बात करूं, 325 जो है, 350 तहसीलें हैं, और 18 आपके मंडल हैं। ठीक है, तो मंडल मतलब डिवीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, 18 डिवीजन है। देखो उत्तर प्रदेश का ये पूरा मैप आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद होगा, जब मैं अकेडमी पढ़ाता था तो मैंने यूपी पीसीएस का जो GS5 पढ़ाया था। ठीक है, तो GS5 में मैंने इन सभी चीजों का, GS5 और GS6 जो पढ़ाया था, तो मैंने उत्तर प्रदेश के मैप को बहुत अच्छे से आपको लर्न कराया था। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं जाके, अभी भी पढ़ी होंगी, अदरवाइज इस मैप को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें पूछा जाता है, जैसे सपोज दैट ऐसे भी सवाल इससे बनते हैं कि अगर मान लेते हैं पूछ ले, हापुड़ दे दे और पूछ ले कि हापुड़ में से हापुड़ की सीमाएं इन जिलों में से किससे नहीं मिलती हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि हापुड़ की मेरठ से मिलती हैं, गाजियाबाद से मिलती हैं, गौतम बुद्ध नगर से मिलती हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर के अलावा अगर मैं बात करूं तो संभल से हाँ, संभल से मिलती हैं। तो इन सभी को, अमरोहा से मिलती हैं, इन सभी को एक बार आप बुलंदशहर से मिलती हैं। ठीक है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, अमरोहा है। तो इनसे तो आपको पता होगा, तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट करके कर लेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा हापुड़। ठीक है, इसका जवाब हापुड़, 660 स्क्वायर किलोमीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021। देखिए, जो एक्चुअल में इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उस अमृत महोत्सव में अगर मैं बात करूं राम प्रसाद बिस्मिल की, तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म दिवस वहीं पे मनाया गया, उनकी जयंती वहीं पे मनाई गई।
जहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर। ठीक है, तो शाहजहांपुर में ही उनकी जयंती मनाई गई थी 2021 में। और जाहिर सी बात है 2021 में वैसे जनरली अगर बात करें तो जनरली भी अगर मैं बात करता हूं तो 11 जून, देखो इनका जन्म जो हुआ था वो 11 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, मतलब ये वही दौर था, आप समझिए जब उस समय हमारे यहाँ पर लगभग स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था या उसको दबाया जा रहा था या बहुत जोरों पर था। ठीक है, तो जो आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये उसी के अवसर की बात है जब इनका जन्म शाहजहांपुर में होता है। और इसी वजह से 11 जून को हम इनकी जयंती मनाते हैं और इस बार 11 जून 2024 को भी इनकी जयंती मनाई गई। तो कहाँ पे? ये शाहजहांपुर इसका सही जवाब है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2021 में वही मनाई गई थी। और ये, हाँ एक चीज और बताएं, इनका संबंध कभी कभी आ जाता है तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? काकोरी कांड से है। काकोरी ट्रेन डकैती, या मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो काकोरी से संबंधित है। और इनको अगर मैं बात करूं तो 1927 में इनको फांसी दे दी गई। कभी कभी सवाल में आपसे पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल। ठीक है, गोरखपुर में इनको फांसी दी। सरस आजीविका मेला 2021 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? देखो, तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो सरस आजीविका मेला 2021 नहीं पूछा जाएगा, बस कि सरस आजीविका मेला अब आपसे क्या पूछा जाएगा? 2024। तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 कहाँ आयोजित हुआ था, 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो मैं आपको बता दूं 2021 जहां हुआ था वही 2024 में हुआ है, सेक्टर 33 नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में इसका आयोजन हुआ है, इसको ध्यान रखना। इस बार भी लगभग टोटल अगर मैं बात करूं तो 27 राज्यों के जो बेसिकली खासकर जो शिल्पी हैं, जो मतलब हस्तशिल्पी हैं, वो सभी इसमें शामिल हुए और अपनी हाथों से बनाई हुई चीजों का भी इसमें प्रदर्शन किया गया। और जो लोकल था, जैसे लोकल को बहुत प्रमोट करने के लिए, जिससे कि खासकर महिलाएं भी अपने उद्योगों को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकें और जो है मतलब सारे राज्यों से अपने उद्योगों को कनेक्ट कर सकें, इस उद्देश्य के साथ इसका सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया था, इसको मनाया गया। ठीक है, अगर मैं इस बार बात करूं तो इस बार 2024 में, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए कि कब मनाया गया, तो 14 फरवरी से। ठीक है, 14 फरवरी से स्टार्ट होके 4 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, ज्यादातर 300 से अधिक इसमें लगभग में स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया था। देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में आयोजित की गई, घोषित की गई? ठीक, अब इस बार मैंने आपको बजट पढ़ाया है तो आप उस बजट को भी बहुत ध्यान रखिएगा कि 2024-25 के लिए जो बजट जो है आया है, इस बजट में क्या जो है योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित की गई हैं, उस बजट को आप जाके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे फिर से बजट, क्यों बहुत सारी योजनाएं हैं, कौन सी पूछेगा, मैं सारी योजनाएं यहाँ पर फिर से तो पढ़ाने आपको बैठूंगा नहीं। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसी चैनल पर मैंने यूपी बजट पढ़ाया हुआ है, केंद्र बजट भी पढ़ाया हुआ है, जो इंटरिम बजट था वो भी पढ़ाया हुआ है। तो आप इसी चैनल पे जाइए और जो है वीडियो में जाइएगा या लाइव क्लासेज में आपको दिख जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यूपी का बजट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने इन सभी का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इसमें से देखो सिर्फ ये करना है कि कौन सी योजना 2021-22 में शामिल नहीं हुई उसको एलिमिनेट कर दो, और अगर सारी शामिल हुई हैं तो सभी उत्तर दे दो। अब आप समझो, अब देखो हर ऑप्शन में 3 है और ऑप्शन 4 है, तो आप अपने आप समझ सकते हो कि कोई एक गलत है, आपको बस उसको पकड़ के साइड करना है। ठीक है, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, फटाफट देखते हैं कौन सही जवाब देता है, देख रहा हूँ, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखो, अगर मैं इसमें बात करता हूं कि आत्मनिर्भर कृषक योजना, तो किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया। ठीक है, 2021-22 में। दूसरा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, अगर मैं सक्षम सुपोषण योजना की बात करूं तो इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो छोटे बच्चे थे, ठीक है,
छोटे बच्चे थे उनको, और साथ में ऐसे बच्चे जो 14 साल की उम्र तक के थे और जो एनीमिया के शिकार थे, उनको बेसिकली जो रेगुलर जो मील होता है, रेगुलर मील के साथ में उनको न्यूट्रिएंट्स रिच जो है मील प्रोवाइड करने की ये सरकार की योजना थी। और ये योजना भी सरकार की कब शुरू की गई, कोई बताएगा? एनीवन इसी में शुरू की गई है, कब शुरू की गई? ये भी 2021-22 के बजट में शुरू की गई, और इसके लिए भी 100 करोड़ का फंड आवंटित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है उद्यमिता? हाँ सॉरी, पहले थर्ड आप देख लीजिए, थर्ड क्या था? थर्ड जो है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना। देखो इसका उद्देश्य क्या था कि आपने देखा जैसे जब लॉकडाउन था कोविड टाइम में, तो बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो छोड़ छोड़ के अपने यहाँ गए थे, या उनका काम खत्म हो गया था, काम से निकाल दिए गए थे, या मतलब काम नहीं चल रहा था, तो वापस लौट के आए। तो उनके लिए योजना चलाई गई थी जिससे उनका विकास हो सके, और ये भी योजना 2021-22 में ही चलाई गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, इसमें भी 100 करोड़ रुपए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवंटित किए गए थे। लेकिन जो युवा उद्यमिता विकास योजना है, जिसमें युवाओं को विकास के लिए प्रेरित करना था, उनको इंटरप्रेन्योर बनाना था, ये योजना आपके बजट 2020-21 में आई थी। ठीक है, 2020-21 में आई थी, और इसके लिए भी 100 करोड़ का आवंटन हुआ था। ठीक है, अब ये आपको एलिमिनेट करना है फोर्थ, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही जवाब है, इसको ध्यान रखिएगा। इन योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, सरसई नावर झील या सुरिनसर मानसर झीलें, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। तो कमेंट में आप बताइए एक एक का कि कहां स्थित है, सूर सरोवर कहां स्थित है, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है, इन सभी के बारे में एक एक चीज आपको बताइए। देखिए, अगर मैं सूर सरोवर की बात करता हूं तो ये स्थित है आपका आगरा में, तो आगरा में स्थित है मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इसको अगर मैं रामसर स्थल की बात करूं, तो अगर आप देखोगे तो 2020 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। एक तो आप ये याद रख सकते हो। अगर मैं समसपुर की बात करता हूं, तो समसपुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पे है? ये आपके रायबरेली में है। रायबरेली, जो लोग भी आप में से रायबरेली के रहने वाले होंगे, आसपास के, जानते होंगे, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं तो इसको 2019 में शामिल किया। ठीक, अगर मैं सरसई नावर झील की बात करता हूं, तो सरसई नावर झील ये भी 2019 में शामिल किया गया, और ये आपकी इटावा उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 2019 में। अगर मैं सुरिनसर मानसर झीलों की बात करता हूं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें सुरिनसर और मानसर दोनों झीलें हैं, तो झीलों का एक ग्रुप है, और ये कहां पे है? ये जम्मू में है। कहां पे? जम्मू। तो इस वजह से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका डी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण, देखो ये योजना 2021 में आई थी, तो अब आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023, हर साल थोड़े आई है ये योजना। तो अगर इससे संबंधित पूछा जाएगा तो 2021 की ही योजना रहेगी, बट इससे संबंधित आपके कुछ प्रावधान पूछे जा सकते हैं, जैसे इस बार पूछे थे। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये योजना, आपका सवाल ही बता रहा है कि 2021 में आई थी। अब पंजीकरण की आयु क्या, पात्रता क्या है? तो देखियो, पहली चीज क्या है, 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, एकदम सही बात है। दूसरा, न्यूनतम हाई स्कूल पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी भाई स्वरोजगार दे रही है सरकार, तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा जो सी है इसमें, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। भारत के किसी भी नागरिक के लिए नहीं है योजना, ये योजना उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के लिए है, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है इसके लिए एक समिति बनाई जाती है डीएम की अध्यक्षता में, और वही जो है चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 काफी चर्चा में रहा, काफी आलोचना में भी रहा था।
तो आप सभी इसके बारे में पढ़े हुए हैं। आपको बताना है 2021 में ही पूछ लिया गया था कि दी विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, जिसका ड्राफ्ट आपके लिए पब्लिश किया गया था, लोगों की राय मांगी गई थी। आपको बताना है कि इसके हिसाब से कौन से कथन सही हैं। पहला, इस विधेयक का उद्देश्य है कि हम 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार तक कम करेंगे। मतलब जो टोटल बेसिकली फर्टिलिटी रेट है, हम वहां तक पहुंचेंगे। जो समझिएगा, जो नॉर्मल मतलब जो एक स्टैंडर्ड है कि भाई इससे नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि अगर ये फर्टिलिटी रेट है तो हम जनसंख्या संतुलन के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। तो वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 है। देखो, अब उस समय के 2021 के हिसाब से अगर सवाल को देखें तो इसमें दोनों कथन सही थे। पहला भी सही था कि 2026 तक इसमें जन्म दर को नियंत्रित करना 2.1 इसका उद्देश्य है, और साथ में उस समय वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 थी। अब इसमें सेंसस को आधार बना के नहीं पूछा गया, इसमें वर्तमान में पूछा गया है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या है, 2023 को अगर मैं बेस बना के बात करूं तो 2.4 है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, और दैट टाइम दोनों सही थे। तो इस वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब केवल एक होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस योजना की बात करता हूं, तो आपको बताना है 2021 में तो ये योजना लॉन्च हुई थी। ये आपको पहले ही बता रहा है, क्वेश्चन ही बता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? भाई, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है इसका, और फटाफट बताइए। देखो, ये योजना जो 2021 में चालू की गई थी, इसमें क्या है, जैसे आप अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे अयोध्या हो गया, ठीक है, अयोध्या के अलावा मैं और भी चीजें कुछ नोट करवा दे रहा हूँ। अयोध्या हो गया, जैसे गोरखपुर मंदिर हो गया, जिसको गोरक्षधाम मंदिर कहते हैं, गोरखपुर मंदिर, ठीक है, गोरखपुर मंदिर। और इसके अलावा हस्तिनापुर हो गया, हस्तिनापुर। इन सभी के अगर आप, हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। इन सभी के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, शाकुंभरी देवी मंदिर हो गया, तो अगर इन सभी के आप दर्शन करना चाहते हैं, खासकर मजदूर वर्गों के लिए ये योजना थी, तो इनको सरकार की तरफ से 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये किसके लिए थी? ये मजदूरों की थी, श्रमिकों के लिए थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? देखो, अभी तो कई स्किल इंडिया सेंटर स्टेब्लिश हो गए हैं। इसमें पूछा गया है कि देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? इन विच ऑफ दी वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वाज एस्टेब्लिश्ड? आपको बताना है। इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए। कोई कमेंट में बताएगा कि उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है? बताइए, इसी नाम से है? पूरा नाम बताइए भाई, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताइए। देखो, एक्चुअल में इसकी अगर मैं बात करूं तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, कानपुर में 2016 में। कब? 2016 में। ये प्रथम स्किल इंडिया सेंटर था, ये मतलब जो स्थापित किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल स्थापित किया गया था 2016 में, प्रथम था ये। तो ध्यान रखिएगा, कुछ खास नहीं है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? देखो, इसमें एक चीज में अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज होता है। अभी जैसे बहुत लोग जाएंगे सवाल का जवाब देने के लिए गूगल करने लगते हैं। देखो, यहाँ पे दो रिपोर्ट, दोनों यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती हैं। एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और दूसरा है एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। दोनों यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती हैं, लेकिन ये जो जारी की जाती है, ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज द्वारा जारी की जाती है। और जो दूसरी जारी की जाती है, वो यूनाइटेड नेशन के ही जो इकोनॉमिक एंड एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जारी की जाती है, जो प्रॉस्पेक्ट होता है। तो आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट
2021, और अभी जो आई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जो 2024 में रिलीज हुई, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये इसका जवाब होगा। इसमें मैंने बताया कि इसने क्या बताया कि दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और साथ ही इसने ये भी बताया, ये मतलब जो जानकारी दी बहुत ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा, इसने विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जाहिर की, और साथ ही इसने बताया कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत जो है 144.5 करोड़ की जनसंख्या पर पहुंच चुका है, और जबकि चीन को बताया इसने, चीन कितना है, चीन आपका 144 करोड़ की जनसंख्या पर है, ठीक है। मतलब इसी में बताया गया कि भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया गया है। ये मैं आपकी बात करता हूं जो 2023 की रिपोर्ट आई है, जो 2024 में जारी हुई, ठीक है, किसने, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के द्वारा। अब इसमें एक चीज और बताया गया कि भारत में जो युवा वर्ग की आबादी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए, मैंने डिटेल्ड पढ़ाया था आखिरकार भारत में इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में युवा वर्ग खासकर जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी आबादी कितनी है, और ये भी बताया गया कि अगर भारत इसका अच्छे से उपयोग कर सकता है तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर जो ये युवा वर्ग की आबादी है, जो कार्यशील जनसंख्या है, अगर इसको भारत स्किल पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकता है, स्किल वर्क फोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको वर्ल्ड की महाशक्ति बनने से, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो खैर ये चीजें ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। आइए देखिए, इसमें आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। Which one of is not met? देखो, मेडल वन इन टोक्यो ओलंपिक। अब देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 हो गए, अब इस बार जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, इस बार आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक। काफी चर्चा में भी रहे हैं, काफी आलोचनाओं में भी रहे हैं, और भारत अगर देखा जाए तो भारत की अगर मैं पेरिस ओलंपिक की बात करूं तो परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ काफी मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। अब उसको चाहे खिलाड़ियों को वजह समझिए या कुछ सिचुएशन ऐसी समझिए, लेकिन भारत के दो खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिसमें दो में से एक ने कुछ ज्यादा कि हाँ अपना कार्ड पता चले अपनी सिस्टर को दे दिया जा रहा है वहां पे एंट्री करने के लिए, तो ये सभी चीजें थी, तो उसको हम गलतियां ही कहेंगे, खैर चाहे जैसी हुई हो। तो इस तरह से भारत में काफी, भारत की आलोचना भी इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को लेकर खिलाड़ियों की वजह से, इसलिए काफी चर्चित रहे। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए आपको जो जवाब देना है वो इसका जवाब देना है कि आखिरकार कौन सा सुमेलित नहीं है। और देखो, देखो पीवी सिंधु जो है ये ऑब्वियसली क्या, बताइए कमेंट में बताइए, बैडमिंटन है ना, कांस्य पदक जीत के आती हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे बजरंग पुनिया की, बजरंग पुनिया इसमें क्या होता है, सिल्वर मेडल नहीं जीत, इसमें ये जीतते हैं कांस्य पदक 2020 ओलंपिक में, ठीक है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में आप देखिए ये सिल्वर मेडल पाती हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में आपके स्वर्ण पदक पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भारत का काफी नाम रोशन किया, बहुत चर्चित भी रहे थे, और मतलब गोल्ड मेडल जो है लेकर आए थे भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में, सॉरी टोक्यो ओलंपिक में। तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज आपको और ध्यान रखना है, तो इसका जवाब बी क्या होगा, सही होगा। इसको आपको ये ध्यान रखना है, ये किसका है, ये पेरिस ओलंपिक, इंडियन मेडल विनर्स इन पेरिस ओलंपिक 2024, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आपके इस बार सवाल बनेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, फिर चाहे यूपीपीसीएस, चाहे आरओ या किसी अदर एग्जाम में, तो इनसे आपके सवाल पूछे, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाए। देखिए इसमें एथलीट का नाम, इवेंट, स्पोर्ट और मेडल सब दिया हुआ है। मनु भास्कर ने विमेंस 10 एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और साथ ही मनोज भास्कर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जो मिक्स, देखो ये विमेंस 10 एयर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जब बने इसको ध्यान रखिएगा, ये विमेंस 10 एयर पिस्टल था, 10 mm एयर पिस्टल था, इसमें शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। लेकिन जो मिक्स टीम थी जिसमें इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में, इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
स्वप्निल कुशले की अगर मैं बात करूं तो मेंस 50m राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर मैं टीम इंडिया मेंस इवेंट की बात करूं तो इसमें हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और साथ ही नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो में एथलीट्स में सिल्वर मेडल जीता था, गोल्ड मेडल से चूक गए थे। अमन शेहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी वेट रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे सवाल जरूर बनेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को आप याद रखिएगा। मैंने इसी एक साथ दे दिया है। टोटल 6 मेडल भारत के पास में आए थे, जिसमें से सभी मेडल ब्रॉन्ज थे, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल आया था। भारत इस बार गोल्ड नहीं जीत पाया। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल 117 इंडियन एथलीट्स जो है लगभग में इसमें गए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, जो जुलाई 26 से लेके 11 अगस्त तक हुआ है, कहां पे? पेरिस में। अब इसमें अगर आपको बताएं तो टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते, जैसे अभी मैंने बात किया है, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्टेटमेंट बना दे कि भारत ने 7 या मतलब 6 सिल्वर जीते, तो आप कम से कम आपको पता हो। मनु भास्कर के बारे में बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पहली चीज, इस बार सबसे पहला मेडल कौन लाया? मनु भास्कर लाई। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। एक तो आपको इसका याद रखना है। सी बैग्ड अ ब्रोंज एंड बिकम द, इसको ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। मतलब पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग मेडल जीता है भारत की तरफ से। ये मत समझिएगा कि ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली महिला नहीं, शूटिंग में, मतलब फर्स्ट वीमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। ठीक है, शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है मनु भास्कर, इसलिए मनु भास्कर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। और साथ ही एक और अचीवमेंट इनके साथ है, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल एट अ सिंगल एडिशन। मतलब किसी सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली महिला बनी है। इससे पहले पुरुषों ने जीता है ऑब्वियसली, लेकिन पहली महिला बनी है जिन्होंने सिंगल ओलंपिक में ही 2 मेडल जीते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ देखिए बताया, एक मिक्स्ड में और एक किसमें जो है सिंगल में। तो अब इसमें सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वप्निल कुशले अ थर्ड मेडल इन शूटिंग मेक इंडिया बिगेस्ट हॉल स्पोर्ट्स इन सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक। कुछ चीजें अलग रही हैं, जैसे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जो है सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो में क्या जीता था, यहाँ पर गोल्ड जीता था। ठीक है, अमन शेहरावत की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, व्हेन ही वन ब्रॉन्ज इन रेसलिंग। इस बार रेसलिंग में जीता और सबसे भारत के सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपको याद रखना। ठीक, हालांकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा, जैसे खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक भी है। जैसे इसमें जो विनेश फोगाट हैं, तो उनको देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया गया, ये भी एक देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो अब तक काफी मतलब इसके लिए जो है खिलाड़ी खिलाड़ी भी हतोत्साहित हुए। साथ में भारत को भी देखा जाए तो भारत भी, भाई देखो कोई भी देश है, आप समझो कोई भी देश है, अगर वो 400-500 करोड़ करके उसको इंटरनेशनली खेलने के लिए भेजता है, तो जाहिर सी बात है हर देश चाहेगा कि जो हमारा खिलाड़ी है वो जीते। हालांकि अब ये राजनीति में आ गई हैं, तो राजनीति में आने के बाद में सबकी विचार बदल जाते हैं, सबकी विचारधारा बदल जाती है, सबका जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म होता है वो बदल जाता है। बट इट्स अ फैक्ट, हम तैयारी करते हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी देश हो, अगर अपने खिलाड़ी को, फिर वो किसी भी खिलाड़ी को अगर बाहर इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भेजता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हाँ जो है सामने वाला खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो या मतलब हार के आए, क्योंकि वो देश की इज्जत का सवाल होता है, ना कि उस इंडिविजुअल खिलाड़ी का। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अब तक टोटल 41 मेडल इंडिया ने जीते। इस बार नहीं, मैं टोटल इन टोटल बात कर रहा हूं। ठीक है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर के पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैलैंड का निर्देशन किसने किया था? अब यहां पर सबसे पहले आपका सवाल आ जाता है कि जो ऑस्कर अवार्ड 2023 हुए हैं, इसके बारे में भी आपका सवाल आ जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। तब तक आप इसका जवाब दीजिए।
बहुत अच्छे से दीजिए। देखो जो नोमेलैंड है, इसका निर्देशन किया था, इसका निर्देशन करने वाले सलोए झाऊ हैं ये, और इन्हीं को इसका जो है ऑस्कर बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑस्कर 2024 के बारे में कुछ। आपने ओपन हैमर मूवी देखी होगी, ठीक है, देखी होगी ना भाई। मैं तो देखने गया था, देखो मैं देखने गया था और मुझे ओपन हैमर मूवी, मतलब हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक बार के लिए ओपन हैमर मूवी अच्छी थी, लेकिन मुझे वो ओपन हैमर मूवी मतलब बहुत बोर की। मैं तो देखते देखते हो गया परेशान। और फिर इसके बाद में जो है मेरा दोस्त था साथ में, मैंने उनसे कहा चलो यार मेरा मन नहीं कर, वो नहीं उठा तो मैं तो वहीं सोता रहा। ठीक, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, ये बेसिकली जो परमाणु बम बनाया गया था अमेरिका में, उस पर ये बेस्ड थी। तो जिनको परमाणु बम का जनक कहा जाता है उन पे ये बेस्ड थी, इसलिए ये बहुत अच्छी मूवी गई और लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो ओपन हैमर को देखा जाए 1 in 7 ऑफ द 13 कैटेगरी, 13 कैटेगरी जो उसमें होती है उसमें 7 में से ओपन हैमर ने प्राइज जीता है। ठीक है, ये ऑस्कर 2024 को 96th अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका दूसरा जो नाम है। ठीक है, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर फॉर नोलान, बेस्ट एक्टर फॉर, ध्यान दीजिएगा, मर्फी। अब इसमें देखिए एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि जो क्रिस्टोफर हैं, क्रिस्टोफर नोलान, ओपन हैमर के लिए जो है ये तो चर्चा में रहे ही, और इन्होंने जो है मतलब अवार्ड भी जीता, लेकिन साथ ही कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, जैसे मर्फी के लिए, ठीक है, जो जिन्होंने दी होल्डोवर्स के लिए भी जो है पुरस्कार जीता, और साथ ही रॉबर्ट डी नीट्रो जिसने किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए जो है अवार्ड जीता है। ठीक है, और साथ में एमा स्टोन चर्चा में रही, यही एमा स्टोन है, देखिए ये, ठीक है, एमा स्टोन भी चर्चा में रही, किसके लिए, किसके लिए, पुअर थिंग्स इन्होंने बनाई उसके लिए। आइए याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो अब इसी इसको आप बताइएगा सवाल कि देखिए 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है, ये तो सवाल पूछा गया था। इस बार आपको बताना है कि 2023-24 में 2023-24 में आपको जवाब देना है कि ट्रेड सरप्लस किस देश के साथ ज्यादा रहा। इसका आप कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, किस देश के साथ ज्यादा रहा इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। हम लोग कल इस पे बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। धन्यवाद।